मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, इनको बहुत कम सिर्फ 9 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। आवाज कैसा है? इंटरनेशनल अवार्ड वो भी 9 मिले हुए हैं। जोरदार तालियां। 9 नेशनल, 3 इंटरनेशनल। अपने डोमेस्टिक नेशनल बोलते हैं 9 एंड 3 इंटरनेशनल। ही इज ए ट्रैकर, ही इज ए स्पोर्ट्समैन। 35 स्टेट्स, 100 प्लस पैरा ओलंपिक मेडल्स, 100 प्लस पैरा ओलंपिक मेडल्स, 50,000 जिनको शायरी आती है। और दोस्तों, कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा है, कुदरत जिस आदमी पे मेहरबान होती है, पता नहीं कैसे मेहरबान होती है। कुदरत ने इस आत्मा को धरती पे जब भेजा, तब सोचा तुझे इतने अवार्ड मिलने वाले हैं, तुझे हम टेस्ट करते हैं कि तुझे हम आंखें नहीं देते हैं, फिर भी तू अवार्ड पा सकता है क्या? दोस्तों, इस शख्स कम से कम 10,000 टाइप के कैंडल्स बनाते हैं। 2,500 से ज्यादा जिनके पास एम्प्लॉय है, उनको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला हुआ है। और दोस्तों, ज्यादा कुछ न बताते हुए, पैदाइशी भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन रोशनी या तो विजन इतना दिया, खुद का भला किया, लोगों का भला किया। न सिर्फ खुद का, लेकिन उन्होंने अपने जैसे अपने भाई को, जैसे आईए में क्या किया, मैं LIC एजेंट हूं तो हमने LIC एजेंट के लिए किया। इन्होंने ऐसा सोचा, मैं ब्लाइंड हूं, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने इतने अवार्ड लिए। इन्होंने ये न किया कि मेरे जैसे जितने भाई लोग हैं उनको भी सभी को मेरे को अवार्ड दिलाना है। और उन्होंने उनके जैसे अनेकों भाई को अपने साथ इस संस्था में जोड़ के इन्होंने बहुत बड़ा राष्ट्रीय और इंटरनेशनल काम किया है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, IOE के तरीके से आई विल रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी इनवाइट मिस्टर भावेश भाटिया। जोरदार तालियों से। दोस्तों, क्या जबरदस्त ऊर्जा, क्या जबरदस्त एनर्जी इस पूरे माहौल में मैं महसूस कर रहा हूं। उसके लिए शुरुआत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहां हैं, लेकिन तकलीफों को यह जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहां हैं। हम हर बार हमारा मोटिवेशन, हमारी प्रेरणा कहीं और, किसी और में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं, हम सबको उसी एक ताकत ने बनाया, भले नाम अलग अलग हो। हम सब ये भी जानते हैं कि हम उसके अंश हैं, हम उसकी संतान हैं। जब हम उसकी संतान हैं तो ये बट नेचुरल है कि वो पूरी की पूरी ताकत हमारे अंदर आनी है। लेकिन समय के थपेड़ों के चलते दोस्तों, वो ताकत यहाँ अंदर कहीं दब कर रह जाती है, और उस पूरी दबी हुई ताकत को बाहर निकालने का काम हमारा प्यारा IOE कर रहा है दोस्तों। और ये रही बात अंध, अपंग, लाचार, बेचारा, इन शब्दों की, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों को। अरे, शरीर से हम अंध अपंग हुए तो 21वीं सदी में बहुत कुछ करने के लिए है। पूरा IOE हमारे साथ है, इतना बड़ा परिवार हमारे साथ है। लेकिन तकलीफें और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। दोस्तों, मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जिंदगी में अगर हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो जिंदगी में सिर्फ 2 बातें होती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, तो हम निखरने की ओर आगे क्यों ना बढ़े। और इन तकलीफों और परेशानियों पे कवि मन क्या खूब कहता है कि कौन कहता है, अरे कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को,
अरे कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए। हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है। हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा। दोस्तों, मेरी जिंदगी में सेलिब्रेशन त्योहार की बात मैं याद करता हूं तो मुझे 6 साल का भावेश याद आता है, जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। विदर्भ में गोंदिया में माता पिता की इकलौती संतान, डैडी एक दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। एक घर के रूप में एक छोटा सा झोपड़ी नुमा कमरा था, लेकिन माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं किसी स्पेशल स्कूल में न पढ़ूं, लेकिन एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं। उन दिनों ऐसे सर्व शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद मुझे उस नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। वो दाखिला शायद हमारे घर में बहुत ज्यादा खुशियां लेके आया। बस वो मुझे सेलिब्रेशन, मुझे छोटे सी अवस्था का याद आता है। लेकिन वेरी फर्स्ट डे स्कूल में पहले दिन से समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। आपको दिखता नहीं, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो साइड पे बैठो। साइड पे बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता कि मैं ग्राउंड में जाके फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे हिस्से मेरे जो और विद्यार्थी मित्र थे उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं आता। साइड पे बिठा देते एक स्टैंड समझकर, उनको लगता कि ये और कहीं तो जाएगा नहीं, उनकी सब चीजें संभालता। लेकिन इसका फायदा ये हुआ दोस्तों, वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो बच गई, वो उस एक छोटे से कमरे के घर में एक क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आनी शुरू हुई। आजू बाजू से गिल्ली मिट्टी, क्ले लाके, कुंडी क्यारी, खेत खलियान से मिट्टी लाके उसमें से अलग अलग शेप देने की कोशिश करता। और लोग काइट्स बना रहे हैं, मैं क्यों रह जाऊं। बाम्बू लाना, ढूंढना, फिर वो घर में से कैंची छुरी चाकू ढूंढना, उसमें से बड़ी बड़ी पतंगे बनाना, कमानी बनाना, जो राइस मेरे लिए रखा जाता उससे मांझा बनाना। उस छोटी उम्र में 7-8 साल की उम्र में मैं उस स्किल सीखने की कोशिश करता, क्योंकि मैं चाहता था कि जो समाज मुझे साइड पे बिठा देता है उसके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। लड़ाई भी बहुत होती स्कूल में। उस 10-12 साल की उम्र में अंधा अंधा ब्लाइंड ब्लाइंड करके सब लोग चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती। और यूनिफॉर्म फाड़ के मैं घर जाता और किताबें फेंक कर बस रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरे सर पर हाथ फेरकर एक ही बात कहती कि आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करो, कुछ हटके करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। दोस्तों, इस बात के साथ साथ एक रिसर्च की भी बात बता दूं, जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीवी सर पर हाथ फेरती है तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होती रहेगी। और इससे भी आगे जो गर्लफ्रेंड सर पर हाथ फेरती है तो आपने मीटू कैंपेन तो भी देखी हुई है, क्या हालत हो रही है लोगों की। दोस्तों, उसी स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक दोस्त था जिसको एक ही पैर था, उसको दिखता था। 10th के बाद कुछ अलग करने के चक्कर में हमने एक टेंडम साइकिल बनाई, 2 पेडल वाली साइकिल। उसका काम था हैंडल संभालना, ब्रेक संभालना, और पीछे बैठ के मैंने दोनों का वजन उठाना था। और यही अलग करने के चक्कर में हमने गोंदिया, विदर्भ, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस गोंदिया 5620 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, एज ऑफ 17, जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा दिया गया। ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते माता पिता महाबलेश्वर चले गए। आप सब जानते हैं महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र का बहुत प्यारा हिल स्टेशन है। डैडी को एक छोटी सी जॉब मिल रही थी तो दोनों वहां चले गए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों के यहाँ रुक गया और मैं भी चाहता था कि बस मेरा पीजी कब खत्म हो और जाके हम तीनों इकट्ठा रह सके। जो कुछ बूंद बूंद करके उन्होंने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए बचाया था, जो कुछ पुछते नहीं मिल पाया, वो सब इकट्ठा करके उन्होंने महाबलेश्वर से कुछ 6-8 किलोमीटर दूर कुछ 3 एकड़ जमीन भी खरीदी, छोटा सा घर भी बांधा कि आगे चलकर लड़के को कुछ नौकरी नहीं मिली तो स्ट्रॉबेरी उगा के अपना जीवन यापन कर लेगा। मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन पीजी के 6 महीने फर्स्ट ईयर के पूरे होते होते समझ में आया कि माँ को 4th स्टेज पे ब्लड कैंसर है। और बस वहां से पूरा वातावरण ही, हमारा पूरा व्यवस्था ही बदल गई, क्योंकि एक ही मकसद था, कुछ भी हो जाए अपने आप को बेच देना पड़े लेकिन माँ को बचाना है। जो कुछ था, घर जमीन सब बेच दिया। दोस्तों रिश्तेदारों से हजारों लाखों रुपया कर्ज लिया। उन दिनों 49,500 का, मुझे आज भी याद है, फ्लूडेरा 50 mg का इंजेक्शन यूएस से आता था। ऐसे 47 कीमोथेरेपी माँ को दिए गए। लाखों रुपए का कर्जा हो गया। दोस्तों रिश्तेदारों ने तो पहले ही अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। जो होना था वही हुआ, माँ को नहीं बचा सके, लेकिन मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे। बड़ी मुश्किल से घर, छोटा सा झोपड़ा जुटाया गया, क्योंकि डिपॉजिट देने के लिए भी हमारे पास में पैसे नहीं थे। और तभी
डैडी भी स्क्रीजोफेनिया के मरीज हो चुके थे, और तो उन दिनों मैंने एनएबी इंडिया के बारे में सुना था, जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, जो ब्लाइंड वेलफेयर का काम करती है। यहाँ बॉम्बे में महालक्ष्मी में उसका पुनर्वसन केंद्र था, और बचपन से ये क्रिएटिविटी की चाह, और 14-15 साल की उम्र में मुझे कुछ फैंसी कैंडल्स हाथ में टच करने को मिले थी। तो उन्हीं दिनों मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री शायद मेरे लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। और जब पता चला कि एनएबी इंडिया में ऐसे कैंडल सिखाई जाती है, तो मैंने जो दोस्तों रिश्तेदारों से पहले ही कर्जा लेकर रहा था, उनके पैर पकड़े, 20-1 हज़ार रुपये और निकाले, मतलब पहले की डूबे हुए समझो ये भी डूब गए, डैडी के हाथ में दिए, और उनसे 1 साल की परमिशन लेके मैं एनएबी इंडिया के उस पुनर्वसन केंद्र में पहुंच गया। अब जो 1945 से अशोक दवे जी खास आज रुक गए, उन्होंने कहा मैं आपको सुनकर जाऊंगा। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं उनको, अशोक दवे जी को, कि एनएबी इंडिया जो 1945 से दावा करती है ब्लाइंड वेलफेयर का, उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर भाटिया, हम सिर्फ ये कैंडल पार्सली या लो विजन को सिखा सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत दिखता है। आप तो जिस कैंडल का उजाला नहीं समझ सकते, उस कैंडल को आप बनाओगे कैसे? उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर लेकिन काफी मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा कि कल से एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं मसाज का, फुल बॉडी मसाज का, क्यों ना आप वो ट्रेनिंग ले लो। आप 6-6.25 फुट के हट्टे कट्टे इंसान हो, अपने साथ साथ आप संस्था का नाम भी रोशन करोगे। अब क्या मुंह लेके मैं वापस महाबलेश्वर जाता? मैंने हामी भर दी। दूसरे दिन से मैंने मसाज की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। लेकिन उस एनएबी के पुनर्वसन के पूरे प्रीमाइसेस में यहाँ एक जगह पे मेरी मसाज की ट्रेनिंग चलती, और दूसरे कोने में जो मेरे पार्सली ब्लाइंड थे, जिनको थोड़ा बहुत दिखता था, उनको कैंडल की ट्रेनिंग दी जाती। और दोस्तों, मैंने उस एनएबी के 1 साल की उस प्रीमाइसेस में जहां पे मैं रुका, मैंने जिंदगी में जो एक में वो बार रिश्वत दी, तो उस एनएबी के प्रीमाइसेस में दी। पैसों के रूप में नहीं दोस्तों, पैसे तो थे नहीं मेरे पास में, लेकिन यहाँ मसाज सीखते सीखते दीपक जी, मैंने मेरे जो कैंडल के टीचर थे, उनको 30-35 बार फ्री में हेड मसाज दे दी, और उनसे एक सादी मोमबत्ती एटलीस्ट सीख ली कि कैसे बनाई जाती है। और जैसे संस्था चाहती थी, पूरे महाराष्ट्र में मैंने बेस्ट मसाजिस्ट का खिताब पाया, और जो कैंडल की छोटी मोटी बेसिक ट्रेनिंग मिली थी, सब लेके मैं महाबलेश्वर लौटा। उसी दिन आजू बाजू के होटल और रिसोर्ट्स में मैंने मसाजिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये फुल बॉडी मसाज को करीब 1.5 से पौने 2 घंटा लग जाता है मसाज देने में। और उसको स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप इस तरह से इमेजिन करें कि अकेले ने पावड़ा लेके रेती की 2 ब्राश ट्रक खाली करना है, उतना ताकत लग जाती है। और उन दिनों मेरी इस इंडस्ट्री के लिए पैसा जुटाने के लिए मैं 8-8, 9-9 रेती की ट्रक, मतलब मैं 8-8, 9-9 बॉडी मसाज करता, पूरी उंगलियां सूज जाती, क्योंकि बैंकों ने तो मुझे मैनेजर तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने पहले मुझे बाहर फेंक दिया, क्योंकि लोन मिलना तो मुश्किल था। तो यही एक जरिया था कि मैं पैसे बनाऊं। और जब 5,000 रुपए मेरे पास जमा हुए, मैंने हमेशा के लिए उस मसाज के काम को अलविदा कहा, और उस 5,000 में से एक कास्टिंग की डाई, जो 24 कैंडल लाइट जो जाने के बाद में कैंडल जलाई जाती है, वो प्रोड्यूस करती है। ऐसी 24 कैंडल मैंने वो डाई खरीदी, जो पैसे बच गए, उससे 20 किलो मोम खरीदा, और उस छोटे से कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली। अब जब तक बेचूं नहीं, तब तक काम आगे कैसे बढ़े? मेरा एक दोस्त महाबलेश्वर की मार्केट में सुबह से शाम तक एक हाथ गाड़ी पे चाय की टपरी लगाता था, और शाम को हाथ गाड़ी फ्री रहती, उसके साथ 50 रुपए में मैंने एग्रीमेंट कर ली। दिन भर मैं भी यहाँ पे कैंडल बनाता, और शाम को मुझे कैंडल के साथ उस हाथ गाड़ी पे खड़ा कर देता। दोस्तों, जो भी कस्टमर उन दिनों मेरी हाथ गाड़ी पे आते, मैंने आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता निकाला कि उनको मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं। मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक सलाह दी थी, देखो तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो, और जो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, मिस्टर भाटिया, अगर बिजनेस करना है और बिजनेस में सफल होना है, तो सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज सालों बीत गए, कॉलेज छोड़े, लेकिन आज तक मैं उन प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी चीज में अगर सफल होना है तो दिमाग तो ठीक है, उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग भले प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, दिल भले यहां लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं दोस्तों। और मैंने हर कस्टमर को, जो सामने कस्टमर आए, उनको मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उसका नतीजा है आज पीढ़ियां बदल गई। जो बच्चे आते थे वो कपल होके आते हैं, जो कपल हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, और जो बच्चों को लेके आते हैं वो अपनी तीसरी पीढ़ी को लेके आते हैं। लेकिन आज भी वो सनराइज कैंडल के साथ में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने खुद ने तो बिजनेस दिया ही दिया, और सैकड़ों हजारों नए कस्टमरों को सनराइज कैंडल के साथ में जोड़ा। दोस्तों, ये ग्राहक के साथ में, कस्टमर के साथ में जो दिल से दिल का जुड़ा हुआ है, बड़ी प्यारी घटना, मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी मैं वहां पे रहता स्टॉल पे, तो मैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर में बहुत रिसर्च करने की कोशिश करता कि किस तरह से वो आपस में बातें कर रहे हैं, किन कैंडल को छू रहे हैं, उनका आपस में बातें क्या, इस कैंडल के बारे में उनका अभिप्राय क्या है। और कई बार ऐसा भी होता दोस्तों की रिसर्च करते करते मुझे ये भी समझ में आता कि सामने खड़ी जो महिला है, उसके
हाथों से काफी चूड़ियों की और बैंगल की आवाज आ रही है, और साथ में जो उनका हस्बैंड खड़ा है वो इंसिस्ट कर रहा है अपनी वाइफ को, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे भाई बहन सभी मम्मी डैडी सबके लिए कैंडल खरीद लो। एक तो हस्बैंड उसने अपनी वाइफ को इंसिस्ट करना शॉपिंग के लिए, ये बड़ा गड़बड़ वाला, अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता। लेकिन साथ में जो चूड़ियों की आवाज आती है तो मुझे बिल्कुल पक्का यकीन हो जाता कि ये सामने खड़ा बंदा है, नया नया शहीद हुआ लगता है। और मुझे उनको कैंडल बेचने में बड़ी आसानी होती। 3-4 साल वाले आते उनको मैं यूं समझ लेता, अच्छा कैंडल है चलो ठीक है देखा दी ले लो। जो 14-15 साल वाले आते, अरे अपने आप पुणे बॉम्बे में सब कुछ मिलता है, कोई यहाँ से लेके जाए। और 30-35 वाले इकट्ठा ही कहाँ आते, पहले हस्बैंड स्टॉल पे आता तो 30-35 मीटर दूर से बेचारी वाइफ धीरे धीरे आवाज लगाते हुए आती। और मुझे तीसरे चौथे कस्टमर जो ना कह रहे थे उनको मेरे प्रोडक्ट बेचने में बड़ा मजा आता। वो उसमें जो मजा था और बाकी आसानी से कैंडल बेचने में नहीं होता। और उस दिन ऐसा ही हुआ, वो चूड़ियों की आवाज, ये बात मैं खास इसलिए कह रहा हूं कि जो ग्राहक के साथ का आपका जुड़ाव आपको किस ऊंचाई तक लेके जाता हो। चूड़ियों की आवाज वही इंसिस्ट करना मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, पता चला 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। उस हाथ गाड़ी पे जो पहला कैंडल हाथ में लगा, एक 60 रुपए वाला फ्लोटिंग फ्लावर था, खुशबू वाला, पानी में तैरने वाला। मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, बड़े हेजिटेट हुए, लेकिन लास्ट में मेरे सामने वे व्यूअर्स थे, मेरी वेडिंग गिफ्ट उन्होंने स्वीकार की। दूसरी जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुकाए गए। 15 दिन के बाद मुझे फोन आया, मिस्टर भाटिया प्रसाद बोल रहा हूं। अब उन दिनों प्रसाद नाम का कोई दोस्त था नहीं मेरा, मैं समझ नहीं पाया कौन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मिस्टर भाटिया मैं अपना कार्ड देना रह गया था, उन दिनों आपने हमें एक वेडिंग गिफ्ट दी थी। हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। करना कुछ नहीं है मिस्टर भाटिया, यहाँ पे पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ, और अभी 40 दिन के बाद में महाराष्ट्र न्यू ईयर गुड़ी पड़वा आ रहा है। फेस 1 में फेस 2 की मिला के करीब 24,000 एम्प्लॉय हैं। आपके बिना पूछे मैंने आपके स्टॉल की व्यवस्था करा दी है, आपके रहने खाने की सब व्यवस्था कंपनी के गेस्ट हाउस में हो जाएगी, बस ला सकते हो इतनी कैंडल लेके आ जाओ। मैंने मार्केट में जाना बंद किया, दिन रात एक करके 50-60 डिजाइन उन दिनों बना लेता था मैंने मार्केट जाना बंद किया, और सब मैंने उस एग्जीबिशन के लिए कैंडल तैयार करनी शुरू की। थप्पियां लग गई, जो स्टॉक था वो सब इकट्ठा किया, और दोस्तों को लेके 2 गाड़ियां भरकर हम लोग तय दिन पुणे इंफोसिस पहुंच गए। और जैसे प्रसाद जी ने वादा किया था, उन्होंने रहने खाने की हर व्यवस्था तो की थी, लेकिन हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने पर्सनली मेल करके मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, और उनको आग्रह किया था कि इस स्टॉल में आपने जाना ही जाना है। और उनकी इस नेटवर्क का ये फायदा हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में 2.5 दिन में हमारी सब कैंडल मुकेश जी खत्म हो गई। और जब हम महाबलेश्वर वापस लौटे तो सब मिलाकर 13.5 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो ये जो कस्टमर के साथ, ये जो ग्राहक के साथ दिल से दिल का जुड़ाव है, ये आपको आसमान की बुलंदियों तक लेके जाता है। उनके साथ जुड़ना उनके लिए जिंदगी भर की वन टाइम बिजनेस नहीं होना चाहिए, उनके साथ जिंदगी भर का जुड़ाव बहुत जरूरी है। लेकिन एक घटना उस हाथ गाड़ी पे ऐसी घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। अशोक जी, उस दिन शाम को मैं हैंडकार पे खड़ा था अकेला, और तभी बड़ी रुबाबदार आवाज आ गई सामने से, कहां से लाते हो। ये सुन के ही बड़ा गुस्सा आया। सामने खड़ी महिला जो मैडम थी वो पूछ रही थी कि ये कैंडल मैं कहां से लाता हूं, ट्रेडिंग करता हूं। उनको समझाने में मुझे 15-20 मिनट लगे कि भाई मैं खुद बनाता हूं। जब कन्वेंस हुए तो कुछ 900-1000 रुपए की कैंडल खरीदी। जाते जाते एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि मिस्टर आप कोई मददनीश क्यों नहीं रख लेते। अब बड़ी मुश्किल से तो मेरे और मेरे डैडी का गुजारा होता है, मददनीश कहां से लाऊं। मैंने कहा हम तो बचपन से यहाँ आते हैं, साइट सीन वगैरह में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, बस पूरा परिवार इकट्ठा रह सके इसलिए 2 महीना समर में या पास में बड़ा सा बंगलो लिया हुआ है, और हर साल हम यहाँ पे आते हैं। तुम चाहो तो कल से मैं आ जाऊं तुमको हेल्प करने के लिए। अब वो टूरिस्ट सीजन अपने सबाब पर थी और फ्री में मददनीश मिल रहा था, कौन छोड़े। मैंने हामी भर दी, और दूसरे दिन से उस मैडम ने आके मुझे स्टॉल पे हेल्प करनी शुरू कर दी। कैश ट्रांजेक्शन, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना, और पैकेजिंग सब में काफी, उससे काफी बिजनेस भी बढ़ा। मैं रोज उनको थैंक्स कहता, कितनी बार थैंक्स कहता। जब अकेले होते तो मेरे बारे में जानने की कोशिश करते, अपने बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। 3 पेट्रोल पंप जो बॉम्बे में है उसकी इकलौती वारिस थी वो, और हर साल वो बचपन से महाबलेश्वर आती थी। 18 दिन तो दोस्तों सब ठीक ठीक कटे, काफी दोस्ती भी हो गई। लेकिन 19वें दिन गड़बड़ हो गई। शाम को जब हम स्टॉल पे खड़े थे और शायद टूरिस्ट भी कम थे, कुछ वीकडेज थे, तो उनकी तरफ से बात है, मिस्टर भाटिया एक बात कहनी है। मैंने कहा हाँ मैम कहिए। ऐसा नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि मेरी बात सुनकर नाराज नहीं होंगे। मुझे लगा आप कल परसों से वो मुझे हेल्प करने नहीं आने वाले होंगे, वापस बॉम्बे जाए, इसलिए इस तरह से बात करें। मैंने कहा मैम आप बेझिझक कहिए क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, पहले प्रॉमिस करो, अच्छी न लगे तो सुनी अनसुनी कर देना, लेकिन मन पे लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा हाँ मैम कहिए तो क्या कहना चाहते हो। और कुछ क्षण के विलंब के बाद उनके तरफ से बात आई, मिस्टर भाटिया शादी करोगे मुझसे। पीछे नगर पालिका की ऐसा नहीं है, उन दिनों मैं भी काफी हैंडसम हुआ करता था। पीछे नगर पालिका की खुली गटर बह रही थी, मैं गिरते गिरते बचा।
मैंने उनसे कहा कि घर में हम कुत्ता बिल्ली पाल ले उससे भी प्यार मोहब्बत हो जाती, मैं तो फिर भी जीता जागता इंसान हूं। मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला, एक एक शब्द मुझे आज भी याद है। देखो मिस्टर भाटिया, मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के बिना कुछ समझ में नहीं आया। आपके पास आर्ट है, एक बड़ा अनोखा आर्ट है, लेकिन आपको एक साथी की, एक सपोर्ट की जरूरत है। मुझे जिंदगी का आज एक नया मकसद मिल चुका है, एक विजन मिल चुका है, एक लक्ष्य मिल चुका है। हम एक होते हैं और मिलकर ऐसे अनगिनत हमारे ब्लाइंड फ्रेंड हैं, उनके लिए हम काम करें। मैं नानी कह सका, उनकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी, हमने एग्रीमेंट कर ली। लेकिन वहां पीछे विलन बहुत थे। जब उनको पता चला कि लड़की, इकलौती लड़की एक स्ट्रीट होकर को दिल दे के आई है, जिसको दिखता नहीं और कोई भविष्य नहीं, बड़ी डांट फटकार मिली। लेकिन वे भी एक कच्ची गुजराती परिवार से थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ऐसा करते हैं, अभी सगाई कर लेते हैं, 1 साल के बाद में शादी के बारे में सोचेंगे। तब तक उनको लगता था कि शायद लड़की के सर से ये समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, तो लड़की अपने घर पे, लड़का अपने घर पे। लेकिन मैं कहां मानने वाला था, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था। हर हफ्ते बॉम्बे पहुंच जाता उससे मिलने के लिए कि अपने विचार ना बदल दे। जो कच्चा माल मेरा 6-6 महीना चलता था, उन दोनों हफ्ते हफ्ते में खत्म होने लगा। अब दोस्तों से क्या कह के निकलो, तो यही कहता कि कच्चा माल लेने जा रहा हूं, और भागता बॉम्बे। एसटी की 1/4 की पास थी कंसेशन की, उसमें जाता कि कम से कम पैसों में किराए में उसके पास पहुंच जाओ। 10 घंटे लग जाते, एक्सप्रेसवे थी नहीं, महाड़ों के घूम घूम के जाना पड़ता। लेकिन दोस्तों, जो ये बैचलर हैं, ये बातें मेरी ध्यान से सुन ले, उनको बड़ी याद आएगी। बॉम्बे पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की हर धड़कन से एक ही बात आती कि रास्ते भर रो रो कर पूछा, रास्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पैर के छालों ने, अरे बस्ती इतनी दूर क्यों बसा ली, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। अब बात निकली है दोस्तों, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जब अनायास गार्डन में पेड़ की नीचे उसका हाथ में आता, उन दिनों उसको मैं इतना ही कहता था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं, अपना मुकद्दर देखूं। कुछ बचे हुए किराए में से ऐसा लगता कि हर बार उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेके जाऊं, लेकिन तुरंत विचार आता कि उसके इतने बड़े फ्लैट में मेरी छोटी सी गिफ्ट क्या दिखने वाली है, तो लगता कुछ फ्लावर ही ले लूं। दोस्तों, साल भर हर हफ्ते मैं बॉम्बे उससे मिलने के लिए आया, लेकिन एक भी बार मैं उसके लिए फ्लावर नहीं खरीद सका, क्योंकि जब जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची, तब तब मेरे दिल से यही बात निकली कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। ऐसे ही बॉम्बे के किसी 5 स्टार होटल में सगाई रखी गई थी हमारी। मैं भी डैडी और कुछ दोस्तों रिश्तेदारों को लेकर हम 20-25 लोग पहुंच गए, ज्यादातर तो सब इनलॉइज थे। हम स्टेज पे थे, हर कोई सगाई की बधाई दे रहा था। माता पिता उसके कन्विंस हो चुके थे, लेकिन इनलॉज ने मन बना लिया था अशोक जी कि इसको नीचा दिखाना। तो हर इनलॉज का जो ग्रुप स्टेज पे आ रहा था हमें बधाइयां देने सगाई की, मेरे कान में इतना ही कह रहे थे कि हमने आज तक किसी ब्लाइंड की शादी होते हुए नहीं देखी। मैं भी बड़ा गुस्से से तिल मिला रहा था कि उनको खरी खरी सुना दूं। बार बार वो लोग आके यही बात कर रहे थे कि हमने ब्लाइंड की शादी होती नहीं देखी। मेरे गले तक बात आ गई कि उनको खरी खरी सुना दूं कि बचा के रखी थी जो रोशनी हमने जमाने से, हवा चिराग उड़ा ले गई सिराने से, और नसीहत मत दो इस करने वालों को, ये आग और भड़केगी बुझाने से। लेकिन ये तो मैं नहीं कह सका। लेकिन आखिरी ग्रुप आके जब उन्होंने कहा कि हमने किसी ब्लाइंड की शादी होती, वो पहले से उन्होंने पूरा प्लान करके रखा था। आखिरी ग्रुप ने आके कहा कि हमने किसी ब्लाइंड की शादी वगैरह होते नहीं देखी। मैंने उनको धीरे से 2 कदम पीछे लिया और उनको मैंने भी उनके कान में कह दिया कि ऐसा मत कहो, ब्लाइंड की शादी नहीं होती, घर पे जाना, महाभारत सीरियल देखना, और कल मुझे फोन करके बताना कि कौरव कहां से आए थे। जैसे 1 साल पूरा हुआ और मैं चाहता था, जैसे मेरी खुददारी चाहती थी, मैं नहीं चाहता था कि इन-लॉज का 1 भी रुपया मेरे पास आए। महाबलेश्वर की स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। तीसरे चौथे दिन से मैंने और नीता ने वापस उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। लेकिन एक गिल्ट, जिल्लत बिल्कुल थी, क्योंकि
जिन मकसद के लिए हम जुड़े थे वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। महाबलेश्वर में सीजन, टूरिस्ट सीजन जब जब बढ़ती, दूर दराज से मेरे ब्लाइंड दोस्तों को पता नहीं कहां से पता चल जाता और वो भिक्षा मांगने के लिए वहां पे महाबलेश्वर आ जाते। हम उस स्टॉल पे खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते और मेरे ब्लाइंड फ्रेंड लकड़ियां पटकते हुए भिक्षा मांगते हुए वहां से निकल जाते। एक दिन मैंने और नीता के 5 मेरे ब्लाइंड दोस्त जो सामने से जा रहे थे उनको पास्ट में खींचा। मैंने उनके हर एक के हाथ पकड़ के मेरी उस हाथ गाड़ी पे टच करवाया कि देखो यार, मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूं, मैं भी ब्लाइंड हूं, इस तरह से कैंडल बनाता हूं, बताओ तो सही कितना कमा लेते हो। सब चुप। मैंने कटिंग चाय मंगवाई कि कुछ दोस्ती आगे बढ़े। बार बार मैंने कहा कि घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूं, मैं भी ब्लाइंड हूं, बताओ तो सही कितना कमा लेते हो। जब मैंने बार बार कहा कि मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं तो उनको लगा कि मैं इस कैंडल के व्यवसाय को बंद करके उनके उस ऐतिहासिक बिजनेस में शामिल होना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे टालना शुरू किया कि अब कहां पहले जैसे लोग कहे दया माया कहां पहले जैसी रह गई। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं, आपको मेरे साथ जोड़ना चाहता हूं। और जब काफी फोर्स किया तो किसी ने कहा कि कुछ 90 रुपए दिन के मिल जाते हैं। मैंने कहा 200 रुपए मैं देता हूं और रहने खाने की फ्री की व्यवस्था करके देता हूं, बस ये घटिया काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। और उस दिन नीता भी बहुत खुश थी और उन 5 ब्लाइंड दोस्तों को लेकर हम लोग घर गए। दूसरे दिन कुछ हमने भी आगे बढ़ने के लिए कुछ भाड़े की व्यवस्थाएं आजू बाजू के गांव खेड़ों में देख रखी थी। तो 8 रूम की एक व्यवस्था तुरंत हमने जाके भाड़े पे वहां पे लगवाई। 4 रूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 2 रूम हमारे ब्लाइंड भाइयों के लिए और 2 रूम जो ब्लाइंड बहनें जुड़ने वाली थी उसके लिए नीता ने पहले ही अलग से रिजर्व करवा दिए। अब ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क बड़ा फास्ट होता है। 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। खुद 500 का नेटवर्क, 500 का रिचार्ज साल भर में नहीं कराएंगे, लेकिन सुबह उठ के उस कॉल सेंटर में फोन करके पूछेंगे कि आज नई स्कीम कौन सी है सर। इसी नेटवर्क के चलते 25 ब्लाइंड फ्रेंड जुड़ गए। सब वहां पे एक बिल्कुल ऐसी बात फैल गई कि महाबलेश्वर में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 200 रुपए रोज के दे देता है और रहने खाने की भी सब बढ़िया व्यवस्था है और काम तो कुछ करना नहीं पड़ता, म्यूजिक सुनते सुनते छांव में कुछ कैंडल बनानी होती है। और ये बड़ी गड़बड़ हो गई। तब उन दिनों ऐसा भी लगा कि ये समाज सेवा कितने दिन आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कैंडल्स की थप्पियां लग रही थी और बेचने के लिए वो छोटा सा स्टॉल। अब आगे कैसे बढ़े। उन दिनों बड़े बुजुर्गों की बात भी मुझे याद आने लगी कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। जब वो कोई गरीब परिवार से या साधारण परिवार से आता है ना, उसको अक्सर ये सुनना पड़ता। कुछ अपना अलग, कुछ हटके, कुछ रिस्क लेने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उन दिनों मुझे भी लगता था कि शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे, हम नहा के अपनी मर्यादा लांग गए। लेकिन ये बात दिमाग में चल रही थी, लेकिन दिल से गहराई से एक और बात आई कि अरे ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें। हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते। और इस विचार ने एक टर्निंग पॉइंट सा ला लिया जीवन में दोस्तों। और उन दिनों रेडियो जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त हुआ करता था, दिन भर कारखाने पे रेडियो लगा रहता। और उन दिनों मैंने कलाम साहब की बड़ी प्यारी स्पीच रेडियो पे सुनी थी। उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसको अपना गुरु मंत्र बना लिया। क्या सुंदर लाइन है कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और इस लाइन ने इतनी ताकत दी। हमने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। आजू बाजू में और भी जितने बड़े बड़े होटल रिसोर्ट्स थे, जिन्होंने भाड़ा मांगा हमने भाड़ा दे दिया उस टेबल स्पेस का, जिन्होंने ऐसे ही दे दिया हमने खुशी से स्वीकार किया। ऐसे करते करते हमने छोटे छोटे टेबल 3x2 के प्लास्टिक के 150-200 रुपए में उन दिनों मिल जाते थे। हमने हमारे शोरूम बढ़ाने शुरू किए। तो इतने सारे शोरूम खड़े हो गए, इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लोड आना शुरू हुआ। तो जहां पे 1-2 कमरे मिलने लगे हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी शुरू की। लेकिन इस प्रोजेक्ट को इस तरह से हमने शुरुआत से ही मैंने नीता ने डिजाइन किया कि इसमें कोई एम्प्लॉयर नहीं रहेगा। जितने लोग मार्केटिंग करेंगे पूरा का पूरा मार्केट डिरेक्शन के ऊपर में डाल दिया। जितना मैन्युफैक्चरिंग था सब नंग के ऊपर। तो हर कोई अपने आप को होनर की तरह ट्रीट करता था, हर कोई अपना 100% योगदान देने की कोशिश करता था। और इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जो उस एक डिजाइन से शुरुआत की थी हमने 1994 में, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। जो 20 किलो से हमने शुरुआत की थी, आज 450 टन मोम हमें हर साल का कम पड़ जाता है दोस्तों। 67 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 71 फैक्ट्रियों के साथ 14 राज्यों में 2,500 से ज्यादा मेरे विजुअली इंपेयर्ड एट प्रेजेंट वर्किंग, 10,000 से लेके 45,000 रुपया महीने की वो इनकम पा लेते हैं दोस्तों। जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज पैसा कमाकर वे लोग अपने घर संभालने लग गए। और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों ना दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों।
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। वसीले पहचान से तो बहुत काम मिल सकता है दोस्तों, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए दोस्तों। दिल्ली आईआईटी के रिसर्च कहते हैं कि आज भी 10,000 करोड़, आप आंकड़ा समझने की कोशिश करें, 10,000 करोड़ से ज्यादा की कैंडल्स आज भी और हमारे एशियन कंट्री से इंपोर्ट होती है, और हम है कि सिर्फ स्किल नहीं है इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं दोस्तों। तो हमने उस स्किल पे काम करना शुरू किया। कोई अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और ऐसा ही एक घटना हुई जब धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नेशनल अवार्ड दिया गया। हम यहाँ बीकेसी में पहुंच गए, अंबानी कपल मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी के हाथों में वो अवार्ड दिया गया। वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें रोके रखा, और बाद में वो अपनी कार में बिठाकर मेकर चैम्बर नरीमाइन पॉइंट में अपनी ऑफिस में लेके गए। अपनी केबिन में ले जाके उन्होंने मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि हमारे चेयरमैन साहब की इच्छा थी कि आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है मिस्टर भाटिया, हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप लोग काम करते हो, तो क्यों ना एक बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो मांग लेना, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है, हम जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। मैंने कहा, और जो चेक था मेरे हाथ में, जो कवर था, मैंने तुरंत उनके हाथ में दिया, और मैंने कहा सर मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है, दे सकते हो तो मुझे काम दीजिए। थोड़े नाराज भी हुए, मिस्टर भाटिया इसी बिल्डिंग में नीचे आके देखना, सुबह को लाइन लगती है डोनेशन लेने के लिए, और हम सामने से देना है और आप ना कह रहे हो। मैंने कहा सर ये तो पैसे मुझे जंग लगा देंगे, आप देना चाहो तो मुझे काम दीजिए। कितनी बड़ी कंपनी, कितने सारी सिस्टर कंसर्न, कितने मिठाइयों के बॉक्स, कितने ड्राई फ्रूट, कितने फ्लावर बुके आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तोहफों के रूप में, तो क्यों ना हमारी प्यारी सी फैंसी कैंडल्स, खुशबू वाली कैंडल्स आप इसमें उपयोग में लेते। इसमें उजाला है, इसमें खुशबू है, और पीछे अनगिनत हमारे ब्लाइंड दोस्तों को रोजगार जनरेट होती है। हमने उन्हें कन्विंस किया, और उसका नतीजा यह है कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री से हमें हर साल दिवाली गिफ्ट बनाने का मौका मिलता है दोस्तों। इस बार पौने 2 लाख बॉक्स हमने रिलायंस के लिए बनाए दोस्तों। और हम सुबह से बिजनेस की और बिजनेस बढ़ाने की बात सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है दोस्तों कि 51 लाख का चेक इन्वेस्ट करके अब तक रिलायंस से 83 करोड़ का काम हमें मिल चुका है दोस्तों। रिलायंस भी बहुत खुश है इस काम से, क्योंकि उनके हर होल्डर से करीब 5,500 से 6,000 मेरे ब्लाइंड दोस्तों को करीब 6 महीना काम मिल जाता है, और उस 6 महीने में वो लोग साल भर का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो रिलायंस भी बहुत खुश है। उन्होंने कहा हुआ है कि जब मिस्टर भाटिया आप ना कहोगे उस दिन हम ये एग्रीमेंट खत्म करेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि रिलायंस और मेरे इतने अनगिनत ब्लाइंड दोस्तों के बीच में एक ब्रिज का काम करना होता है दोस्तों। लेकिन रिलायंस का परचेस ऑर्डर हाथ में आया तो और कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। काफी फार्मास्यूटिकल्स, काफी बिल्डर्स, काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हमने काम करना शुरू किया। उनके ट्रेडमार्क, सिंबल्स, हर चीज हमने मोम में ढालने की कोशिश की। 2011 में अशोक जी हमें किंगफिशर से 3.5 लाख बियर मग बनाने का मौका मिला। मुझे पता नहीं कैसा दिखता है, आप सबको पता रहेगा कैसा रहता है वो, लेकिन 3.5 लाख पीस हमने इसके लिए किंगफिशर के लिए बनाए। लेकिन हम सुबह सुबह रोज उठकर ईश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो देश छोड़कर गए उसके पहले हमारा एक एक पैसा चुका के गए। नहीं तो मैं 2012 में नासिक सुला वाइन के लिए हमने 5 लाख वाइनरी की हुबहू बोतल बनाई थी। अवार्ड फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हम लोग उनके ट्रेडमार्क, सिंबल्स, हर चीज मोम में ढालकर देते हैं दोस्तों। इस तरह से काफी लोग, करीब 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट हाउस हमसे जुड़े हुए हैं। आज एक और सबसे बड़ा, आज पूरे भारत का सबसे बड़ा जो एक इंडस्ट्री है IOE, वो हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं मुकेश जी और दीपक जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं दोस्तों। हर इंडस्ट्री की एक वेस्टेज होती है, लेकिन हमारी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम मार्केटिंग में कई बार थोड़े फीके पड़ जाते हैं। कई बार हम ही अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं कर पाते और कहीं पे वो बात हो जाती है। वो सनराइज कैंडल के प्रोडक्ट हो या LIC के प्रोडक्ट हो, हमने अपने प्रोडक्ट पे पहले खुद ने 100% भरोसा करना पूरा जरूरी है। और इसी के लिए मैं एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। हर इंडस्ट्री की एक वेस्टेज होती है, लेकिन
कैंडल इंडस्ट्री की कोई वेस्टेज नहीं है। जो चूरा भी लास्ट में जमा होता है उसको भी रिसाइकलिंग कर दिया, जैसे शोरूम में जो ज्वेलरी के शोरूम होते हैं झाड़ू निकाल के पूरा यूज कर लिया जाता है, उस तरह से ये भी जो चूरा बारीक बारीक चूरा होता है सब पूरा रिसाइकलिंग में चला जाता है। शुरुआत में तो जो इतने सारे कलरफुल वो चूरा था बारीक रेती की तरह, तो हमने कोशिश की रिसाइकलिंग करने की, तो कुछ इतने भद्दे से कलर आया तो वॉलंटियर ने कहा कि नहीं चलेगा, तो हमने छोड़ दिया। वो चूरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो किलो में था और बाद में टन्स में जमा हो गया। उसको उससे छुटकारा पाने के लिए फिर हमने काफी रिसर्च के बाद उसमें लाल पीला नीला हरा कलर डाला कि कुछ अच्छे कैंडल बने, लेकिन पहले इतना कलर चूरा होता था बारीक बारीक, उसको अलग करना भी मुमकिन नहीं था, तो बड़े भद्दे कलर आते थे। तो फिर ऐसा था कि या तो बस ये चैरिटी कर दी जाए, वो मुमकिन नहीं था, तो हमने काफी सोच विचार के बाद में उसमें काला कलर डाला, और फिर जब कैंडल्स डाई में से निकले तो एकदम ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे हर वॉलंटियर ने कहा कि ये तो मार्केट में आग लगा देगा, धूम मचा देगा। हमने भी 1.5 महीना पूरी हमारी सब यूनिट्स को बंद रखा, बाकी प्रोडक्शन लाइन को, और सिर्फ काली कैंडल, उनके बात में आकर हमने पूरे चूरा खत्म करने के चक्कर में हमने काली कैंडल बना डाली। थप्पियां लग गई काली कैंडल्स की। हमारी प्रेजेंटेशन जो पैकेजिंग टीम थी उसने बड़े प्यारे बॉक्स बनाए और बड़ी प्यारी खूबसूरती से उसको पैकेजिंग करके और सब शोरूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बेचने के लिए। 15 दिन के बाद में जब हमने रिसर्च की तो समझ में आया, सर्वे किया तो समझ में आया मुकेश जी कि एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी। हम सब सर पर हाथ रख के बैठ गए कि पहले चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसके ऊपर में फ्यूल, लॉजिस्टिक, लेबर, न जाने क्या क्या लग गया पैकेजिंग, और ये तो बड़ा जबरदस्त नुकसान, कंपनी इससे उभर भी नहीं पाती। और काफी सोच विचार करने के लिए हम बैठे, और काफी दिन सोच विचार करने के बाद में एक ऐसा समीकरण हाथ में आया, हम खुशी के मारे उछल पड़े और नियरेस्ट जितने भी शोरूम थी वहां भागे। अच्छा, बेचने वाले भी हमारे ब्लाइंड फ्रेंड, उनको हमने साइड पे लिया और उनको इतना ही कहा कि आप कस्टमर के हाथ में पहले काली कैंडल देना, और हो सके इतनी विनम्रता से उनको कह देना कि तुम्हारे घर की, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलानी चाहिए। इतना कहना था कि एक होड़ सी मच गई, और कोई काली कैंडल चाहता था। और आज नतीजा ये है कि चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद मोम को हमारे ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, और जिंदगी का सफर, अमिताभ जी, हुनरबाज, और ऐसे काफी, जरा हटके ऐसे काफी सीरियल्स में हमें पूरा एपिसोड हमारे ऊपर बनाया गया। 2014 में भारत में पहली बार कैंडल इंडस्ट्री के लिए हमें बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का राष्ट्रपति पुरस्कार विज्ञान भवन में राष्ट्रपति जी के हाथों दिया गया। और 2014 आते आते ये खुशियां दुगनी हो गई, हमें बेस्ट एम्प्लॉयर का 58,000 नॉमिनेशन में से हमें बेस्ट एम्प्लॉयर का नेशनल अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति जी के हाथों। ये कोई ब्लाइंड कैटेगरी नहीं थी, ये ओपन कैटेगरी थी। बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी का सनराइज कैंडल को नेशनल अवार्ड दिया गया। दोस्तों, उस छोटी सी हाथ गाड़ी से यहां तक का जो सफर है उसमें सिर्फ एक ही शब्द काम आया, और वो था हार्डवर्क, मेहनत। और मैं यहां तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि एक सही दिशा में, सही एंगल पे, सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो उस सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने उस हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस हार्ड वर्क के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस हार्ड वर्क और इस मेहनत के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। काफी स्कूल कॉलेजों में जाता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल है। और टीनेजर्स की बात तो समझ में आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप वाली बात की कंपनियों में भी हो। मेरे भी काफी LIC एजेंट हैं जो पूरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए तो मुंह लटकाए बैठे होते हैं। मैं उनको कहता हूं कि पहले हारना सीखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने किसी चीज में हाथ डाला कि सफलता तुरंत मिलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, आपकी मेहनत कम पड़ी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर ऐसी हताशा, डिप्रेशन अगर मन में आए तो चाबी के उस गुच्छे को आप ध्यान से देख लेना, जिसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो हम कोशिश करते रहें, प्रयत्नशील रहें, आज नहीं तो कल सफलता हमें जरूर मिलेगी। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात मैंने हम सब ने सुनी बचपन से, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है, और बुरा मत सोचो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा हो जाता है। जब किसी CEO या किसी परचेस ऑफिसर की केबिन के बाहर में बैठा होता हूं तो मेरा पॉजिटिव मन
वही तय कर लेता है कि उसने 30,000 पीस का ऑर्डर मुझसे मंगवाया है, जब मैं उसकी केबिन से बाहर आऊंगा तो 50,000 पीस का ऑर्डर लेके आऊंगा। दोस्तों ये पॉजिटिव जो एनर्जी है वो अपने आप कम कर जाती है, फिर तो केबिन में जाके उसके साथ सिर्फ कॉफी पीनी होती है। दोस्तों काम तो 99% केबिन के पहले ही हो जाता है। दोस्तों फिर भी काफी दोस्तों से जब मैं हाथ मिलाता हूं तो उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, तो कहते हैं हमने भी बड़ी पापड़ बेली है, बड़ी मेहनत कर ली, बस इन पत्थर के टुकड़ों पे इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया, वही नैया पार लगा है। मैं कहता हूं ये उंगलियों में लगे हुए लाल पीले सफेद नीले कलर के पत्थर के टुकड़े आपके हाथों में हो तो छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आया, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि ये छोटे छोटे ग्रहों के प्रतिनिधित्व करते हुए पत्थर के टुकड़े और वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारा अच्छा? अरे जो करना है तुमने खुद ने करना है, तुम्हारी मेहनत से करना है। और उन दोस्तों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर जोरदार तालियां खुद है। दोस्तों उस 1988 की साइकिल टूर के बाद में जिंदगी से स्पोर्ट्स निकल चुकी थी, लेकिन जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं उस एज में मैंने वापस खेलना शुरू किया। 1998 में 2002 में स्टेट खेला, 2004 में पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला और 2005 में एक ऐसा समा बंधा कि फ्रॉम 2005 टिल टुडे शॉर्ट पुट का मैं नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं। दोस्तों अब तक मेरे पास में पैरा ओलंपिक के 117 मेडल्स हैं। मैं भगत जी से विनती करूंगा कि 2 मिनट में मंच पे लेके आए। दोस्तों मेरी वाइफ कहती कि आप जिम तक नहीं जा सकते, जिम तो आप तक आ सकते। उसने कारखाने पे एक जिम लगा दी। अब उसका नतीजा है कि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और इस 47 की उम्र में जब तक 500 पुशअप न कर लूं तब तक नाश्ता नहीं मिलता। दोस्तों सब तो ला नहीं सकता था मैं, कुछ दोस्तों आपको ये मेडल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूं। ग्रेट, जोरदार तालियां, जोरदार, बढ़िया, बियॉन्ड एक्सलेंस। महाबलेश्वर की यूनियन बैंक में वक्त कम है, मैं तुरंत सिर्फ 2 मिनट लूंगा सर। और महाबलेश्वर की यूनियन बैंक में 3 लॉकर भर के हमें मेडल्स दिए गए। मैं ये अपना बड़कपन दिखाने के लिए मेडल्स नहीं लाया, मैं आपके साथ शर्त लगाने आया हूं कि जब अगले बार की कॉन्फ्रेंस में मैं आईओई में आऊं तो मुझसे ज्यादा मेडल्स आपके पास होने चाहिए। दोस्तों बस ये शर्त लगाने के लिए मैं आया हूं। मेरी वाइफ कहती है कि आप जिम तक नहीं जा सकते, जिम तो आप तक आ सकते। उसने कारखाने में एक जिम लगा दी। आज 500 पुशअप्स रोज निकालने पड़ते, उसके बिना नाश्ता नहीं मिलता। अब आज रात को लेट हो जाऊंगा, करीब 2-3 बज जाएंगे, कल सुबह नहीं उठ पाया, नाश्ता नहीं मिलेगा और बड़ी मिन्नतें करो तो आधा सा पराठा मिल जाता है और उसको उस जिम में खड़े खड़े चुपचाप खा लेता हूं मुंडी नीचे करके। और जूने जमाने का अशोक जी आपने काफी गीत सुना है, मैं भी एक सुनाना चाहता हूं। मुंडी नीचे करके उस नाश्ते के आधे परोठे की प्लेट को हाथ में लेके जूने जमाने का एक गीत मैं गुनगुना दिया करता हूं, अजीब नाश्ता ये कहां शुरू कहां खत्म। मेरा स्पेन का कोच कहता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन मिस्टर भाटिया ने 6 से 8 किलोमीटर रोज दौड़ना भी चाहिए। अब सुबह 4 घंटे जिम में हालत पतली हो जाती है, वो वहां से मेल करके कहता कि वो दौड़ना भी चाहिए। क्या आप कह रहा है तो दौड़ना भी पड़ेगा। मेरी वाइफ ने कहा चलो रास्ता निकालते हैं। अपनी कार में बिठा के वो मुझे पोलो ग्राउंड ले गई, महाबलेश्वर की 800 मीटर का एक राउंड। उसने कहा कि बस आप इसके 10 राउंड लगाओ, आपकी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाए। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, उससे हाथ में हाथ बंधकर बांधेंगे भागेंगे। उसके विपरीत उसने अपने कार की डिक्की खोली, उसमें से नायलॉन की 15 फुट की रस्सी निकाली, कैरियर को बांधी, दूसरा छोर मेरे हाथ में और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू हो गई। दोस्तों मैं बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया मेरी धर्मपत्नी ने, लेकिन ये खुशी 8 ही दिन टिकी। 9वें दिन समझ में आ गए कहीं गड़बड़ है। आज परिस्थिति यह है दोस्तों, बड़ा दबके रहना पड़ता है मुझे मेरी धर्मपत्नी से, क्योंकि गलती से ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। दोस्तों मैं हुआ आप इस पूरे सभागृह में। दोस्तों हम दीपक जी की बात करें, मुकेश जी की बात करें, मेरे प्यारे मित्र जिनके कारण मैं आप सबसे जुड़ सका, एसएम भगत जी, यहाँ पे अशोक जी हैं, सबके जीवन को टटोले तो यहाँ पे कोई भी गोल्डन स्पून लेके नहीं आया। दोस्तों सब अपने मेहनत करके, बड़ी मेहनत के बाद में अपना अपना एक मुकाम हासिल किया है। और ये 4 लाइन मेरे लिए नहीं, ये 4 लाइन मैं आपके लिए, मैं आईओई के लिए, मुकेश जी, दीपक जी के लिए, आप सबके लिए 4 लाइन मैं कहना चाहता हूं कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले। ये फूल हमने धनंजय जी को सुना, हमने अभी सुबह को जगदीश भैया को सुना, तो ये उनके लिए लाइन है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। हैरत में पड़ जाएंगे सब,
अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब जब बेवक्त घर पहुंचूंगा। उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा, महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो फिर मुड़कर नहीं देखा। और पत्थर समझता है मुझे मेरा हर चाहने वाला, मैं मोम हूं तूने मुझे छूकर नहीं देखा, छूकर नहीं बढ़िया, देखा। सुबह जोरदार। से सिर्फ एक लाइन से, सिर्फ Okay, 2 मिनट yes, sir, yes, sir. सर हम ओके बोलता हूँ। हमने काफी पैसा कमाने के बारे में सुना, काफी पैसा बनाने के बारे में हमने आज दिन भर चर्चा की, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जब जेब में पैसा है ना तो हर कोई कहता है कि यार तू कैसा है। हर किसी ने अपने आप को अब पैसों से तोलना शुरू कर दिया, किस कार में घूमता है, किस फैक्ट्री में कितनी ऑफिस है, कितने एम्प्लॉय, सिर्फ पैसा 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 पैसा। मैं कहता हूं कि इस पैसे की गर्मी को अपने सर तक मत जाने दो, क्योंकि आधार के साथ पेन और पेन के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इतने सालों का मेरा अनुभव कहता है दोस्तों कि जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़ जाए, लेकिन इतने भी ना हो जाए कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए दोस्तों। उसको बांटने की जरूरत है, जैसा आईओई बांट रहा है उन पैसों को जरूरतमंदों में। जो नए अभी जो सुबह को हमने सुना, नए जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं LIC के, उनके साथ इन पैसों को बांटने की जरूरत है, उनको सक्षम बनाने की जरूरत है। एक बात ध्यान रखें, बलि सिर्फ बकरों की दी जाती, शेरों की नहीं। तो हम शेर बने, हम मेक इन इंडिया का शेर बने और इन कमजोर तबके को हम सपोर्ट करने की कोशिश करें। और ये आईओई को 14 साल हो गए, मैं बड़ा प्रभावित हूं कि 14 सालों से मुकेश जी, दीपक जी और ये इतने सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर आप सबको लेकर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वक्त कम है, मुझे 3-4 बार इशारे किए तो अगली बार अगले सेशन में और ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन अंत में मेरा स्थान ग्रहण करने के पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर साल इसी तरह से मिला करें। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आने वाले दिनों में सन्मुखानंद का ये हॉल आयोग की कॉन्फ्रेंस के लिए कम पड़ने वाला है। आपको दीपक जी एक बड़ा सा स्टेडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि अब भीड़ यहाँ पे हजारों की संख्या में आने वाली है दोस्तों। और अंत में यही मिलना मिलाना, ये 3 दिन का जो मिलाना है, उसकी ऊपर ही बात करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा अशोक जी कि आ कहीं मिलते हैं हम। आप कलकत्ता और कहां से, दूर से, गुजरात से, सब जगह से यहाँ पे हमारे भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं दोस्तों। आयोग में आप प्रॉमिस करें आयोग के हर कॉन्फ्रेंस में मिले और उसके ऊर्जा को 4 चांद लगाएं। और इसी मिलने मिलाने पे अंत में ये 2 लाइनें कहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारें आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाएं। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारें, फिर आ जाएं। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मज़ारे आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि पहाड़े आ जाए। थैंक यू, जय बढ़िया, जोरदार तालियां सर के लिए। रियली सर ग्रेट सर, थैंक यू।